कनेक्शन का मतलब हुआ ये इस टाइप का कनेक्शन, राइट। अगर आप रेजिस्टेंस से इसको एनालॉजी करोगे तो लगभग वैसा ही दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है ना, इसका बेसिकली एंड ऑन एंड कनेक्शन है, राइट। अगर आप देखोगे ये वाला, ये एक स्प्रिंग है, उसके बाद फिर ये एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। सो आइडिया इज कि डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस स्प्रिंग की स्टिफनेस को K1 मान लूं और इसकी स्टिफनेस को K2 मान लूं, ऑब्वियसली ये दो अलग अलग स्टिफनेस का स्प्रिंग कनेक्टेड है, और फिर अगर मैं इसको फिक्स मान लूं और यहां पे एक लोड लगाऊं W, तो क्या होगा? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, सीरीज में कनेक्टेड जो स्प्रिंग होगा ना, अगर आप लोड लगाओगे W, राइट, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो लोड होगा ये दोनों पे सेम लोड कंसीडर होगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर आपने एक्सटर्नल लोड लगाया W, तो वही लोड ये भी झेलेगा, मींस ये अगर मान लो W1 झेलेगा, अगर मैंने बताया कि ये W1 बियर करेगा और ये W2 बियर करेगा, तो ये दोनों इक्वल ही होगा और ये एक्सटर्नल लोड W के बराबर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लोड लगाओगे W, that will not be shared, that will be equally be acted upon first and second. So ये चीज इंपॉर्टेंट है, और इस W की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा डियर स्टूडेंट, दोनों जो सीरीज में कनेक्टेड स्प्रिंग है दोनों का अलग अलग होगा। मींस अगर इसका डिफ्लेक्शन मान लो डेल्टा L1 हुआ और इसका डिफ्लेक्शन मान लो डेल्टा L2 हो गया, तो डेल्टा L1 राइट प्लस डेल्टा L2, ये दोनों को सम करोगे तब डेल्टा L टोटल, मतलब ये टोटल जो सीरीज में कनेक्टेड स्प्रिंग है इसका टोटल जो डिफ्लेक्शन होगा वो सबके इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन का सम होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये सीरीज को डिफाइन करता है, मतलब सीरीज कनेक्टेड स्प्रिंग को डिफाइन करता है। अगर लोड सेम बियर करे, अगर लोड सेम बियर करे और डिफ्लेक्शन अलग अलग हो और टोटल सम, टोटल डिफ्लेक्शन बेसिकली सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन हो, तो उसको हम सीरीज कनेक्टेड स्प्रिंग बोलते हैं। डिफरेंट स्प्रिंग को बेसिकली हम सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो हमारा बेसिकली अगर आप देखो तो अपने को यहां पे एक चीज देखना है कि आपको पता है कि स्टिफनेस K क्या होता है? W बाय डिफ्लेक्शन, राइट, W बाय डिफ्लेक्शन होता है, राइट। तो यहां पे अगर हम डियर स्टूडेंट देखें तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे एक चीज अपने को डिफाइन करना है डियर स्टूडेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहां पे अपने को ये देखना है कि जो स्प्रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है सीरीज में कि जो इंडिविजुअल डिफ्लेक्शन होगा उन सब का सम होगा टोटल डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्टिफनेस। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट स्टिफनेस डियर स्टूडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि सीरीज में भी यूज होता है और पैरेलल में भी यूज होता है। एक होता है इक्विवेलेंट स्टिफनेस। इक्विवेलेंट स्टिफनेस ये क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, इक्विवेलेंट स्टिफनेस का मतलब है अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, मींस कॉम्बिनेशन हो। अगर सीरीज में कनेक्टेड बहुत सारे स्प्रिंग है तो वो जो एक सिस्टम ऑफ स्प्रिंग बनता है उन सब का अपना अलग अलग स्टिफनेस है। बट अगर जब वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है तो एक सिस्टम बना रहा है, तो उस सिस्टम का बेसिकली एक टोटल जो स्टिफनेस होगा ना वही इक्विवेलेंट स्टिफनेस है। मींस अगर इंडिविजुअल स्प्रिंग को कनेक्ट करके अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अगर आप देखो एक सर्टेन लोड पे जो जितना डिफ्लेक्शन होगा वही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो सिस्टम ऑफ स्प्रिंग का स्टिफनेस होगा वो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगा। सो इक्विवेलेंट स्टिफनेस इस पूरे सिस्टम का एक सिंगल स्टिफनेस होगा जो वही बेसिकली डिफ्लेक्शन देगा उस लोड पे जो कि ये इंडिविजुअल स्टिफनेस मिलके कंबाइंडली दे रहा है। सो ये एक वर्ड आता है इक्विवेलेंट स्टिफनेस, ये हमेशा सिस्टम का होता है। सो इक्विवेलेंट स्टिफनेस को डिरेक्शन के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं या सिंपली के भी बोल सकते हैं। तो देखो डिरेक्शन यहां पे डेल के क्या होता है? W बाय डेल्टा। सो डेल्टा क्या हो जाएगा? W बाय के। तो मैं डेल्टा 1 को क्या लिख सकता हूं डिरेक्शन? डेल्टा 1 को लिख सकता हूं W1 बाय K1, राइट। और डेल्टा 2 को W2 बाय K2 सीरीज के केस में इज इक्वल टू डेल्टा L टोटल, मतलब पूरे सिस्टम का।
तो सिस्टम का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, W बाय K इक्विवेलेंट, राइट। और यही आपको निकालना है। चूंकि सीरीज में W, W1, W2 सब इक्वल होता है तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट, वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 by K1 प्लस 1 by K2 इज इक्वल टू 1 by K इक्विवेलेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। हालांकि अभी हमने ओनली 2 स्प्रिंग्स के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, बट ये 2 से ज्यादा के लिए भी अप्लाई है। मींस अगर 3, 4, 5 स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड है तो सबके लिए अगर पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगा उसका रेसिप्रोकल मींस 1 by K इक्विवेलेंट विल बी 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 plus 1 by K4 plus so on and so forth। सो कहने का क्या मतलब है, यहां से ये पता चल रहा है कि जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल स्टिफनेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ये चीज याद रखना है। और अगर मैं इसको एनालॉगी करूं रेजिस्टेंस से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होगा तो उसके ठीक ऑपोजिट आ रहा है। जो वहां पे रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला होता था वो था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में होता था 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 so on and so forth। अगर आपको याद हो, अगर आपने अप टू 10th साइंस में पढ़ा होगा, अगर आप मैकेनिकल और सिविल के हो तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में तो पढ़ा नहीं होगा, तो 11th 12th या 9th 10th में पढ़ा होगा। तो वहां पे अगर आप देखो तो जो स्प्रिंग का जो फॉर्मूला सीरीज में आ रहा है इक्विवेलेंट स्टिफनेस का, ऐसे ही एनालॉजी रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता है। मींस 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2, उल्टा आ रहा है। सीरीज वाला पैरेलल से मैच कर रहा है, और ये कह सकते हो कि ये कैपेसिटर से मैच करता है। अगर आप फिर से इलेक्ट्रिकल का एक कॉन्सेप्ट देखो, कैपेसिटर। सो कैपेसिटर का मतलब होता है कि उसमें भी अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। वैसा ही है ये। मींस अगर आप देखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में इन दोनों पॉइंट पे एनालॉजी क्रिएट करो तो आप कह सकते हो कि स्प्रिंग का सीरीज कनेक्शन कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन के साथ एग्जैक्टली मैच करता है, और रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल वाला मैच करता है। स्प्रिंग का सीरीज रेजिस्टेंस का पैरेलल, और स्प्रिंग का पैरेलल रेजिस्टेंस का सीरीज से मैच करेगा। और डिट्टो मैच किसके साथ करेगा, कैपेसिटर के साथ। स्प्रिंग का सीरीज कैपेसिटर के सीरीज का फॉर्मूला मैच कर रहा है, और स्प्रिंग का पैरेलल कैपेसिटर के पैरेलल फॉर्मूला से मैच कर रहा है। सो ये चीज जस्ट एक एनालॉजी है जो आपको याद रखना है। तो अभी यहां से अगर हमने सिर्फ दो स्प्रिंग को लिया तो यहां से K इक्विवेलेंट में मैं निकाल भी सकता हूं। एलसीएम लूंगा तो K1 K2 ऊपर हो जाएगा K1 प्लस K2, और चूंकि 1 अपॉन K इक्विवेलेंट होगा वो, तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2। तो यहां से दो स्प्रिंग के लिए स्टिफनेस अगर आपको पता हो तो उसके लिए इक्विवेलेंट स्टिफनेस के लिए हमें कुछ नहीं करना, दोनों का प्रोडक्ट करना अपॉन दोनों का सम कर देना है। तो ये एक क्विक फार्मूला है। हालांकि ये 3 के लिए अप्लाई नहीं होगा। 3 के लिए K1 K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 नहीं होगा। 3 के लिए आपको एज यूजुअल 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस 1 by K3 is equal to 1 by K equivalent, and then you have to find K equivalent as per the standard calculation। बट यहाँ पे 2 के लिए क्विक आपको याद रखना। अच्छा, अगर दोनों सेम हो जाए, अगर K1 K2 सेम हो जाए, अगर मैं 2 ही की बात कर रहा हूं और K1 is equal to K2 हो जाए डियर स्टूडेंट, तो K इक्विवेलेंट देखो क्या सरप्राइजिंगली क्या आएगा, ये अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो मैं इसको K बोल देता हूं, तो K into K by K plus K, so it will be K square by 2K, so ये हो जाएगा K by 2। कहने का ये मतलब है कि 2 इक्वल स्टिफनेस के स्प्रिंग को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस हो जाएगा वो उसका हाफ हो जाएगा, K by 2 हो जाएगा। सो क्विक कैलकुलेशन के लिए आप ये चीज याद रख सकते हो। सो अल्टीमेटली दिस फार्मूला इज वेरी पॉपुलर, जो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। याद रखना सीरीज का ये फार्मूला है, और ये कहां से आया, ये बेसिकली जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक है सीरीज कनेक्शन का कि डिफ्लेक्शन का जो सम होगा वही टोटल डिफ्लेक्शन होगा, उसी में हमने सिर्फ ये फार्मूला पुट कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है स्टूडेंट। व्हाट अबाउट पैरेलल कनेक्शन स्टूडेंट? सो पैरेलल कनेक्शन में स्प्रिंग आप देखोगे तो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इस टाइप के स्प्रिंग को हम पैरेलल कनेक्टेड बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कहां पे दिखता है आपको, तो बहुत जगह पे डाइज में जो स्प्रिंग यूज होती है वो सब पैरेलल में कनेक्टेड होती है। अगर आपने डाई देखी है, मैकेनिकल डाई, तो अपर प्लेट है, लोअर प्लेट है, और यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है,
यहाँ पे स्प्रिंग है। सो आइडिया इज कि दिस इज पैरेलल स्प्रिंग, राइट, पैरेलल कनेक्शन। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट पैरेलल कनेक्शन की बात करूं तो इस स्प्रिंग की स्टिफनेस को K1 बोल रहा हूं और इसकी K2, तो फिर से इस पैरेलल में कनेक्टेड जो एक सिस्टम है स्प्रिंग का, इसकी अपनी एक इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगी K इक्विवेलेंट, राइट, और ये आपको निकालना है, राइट। तो ये चीज हम निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले पैरेलल तो देखने में तो ऐसा होगा, बट अगर मैं इसमें लोड लगाऊं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कब टेक्निकली हम पैरेलल बोल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो लोड आप लगाओगे ये लोड बेसिकली बियर करेगा अलग अलग, ये W1 होगा और ये इसका W2 होगा, और दोनों का जो सम होगा W1 प्लस W2, ये टोटल अप्लाइड एक्सटर्नल लोड W के बराबर होगा। दिस इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कनेक्टेड स्प्रिंग। मींस पैरेलल में जो एक्सटर्नल लोड आप लगाओगे वो दोनों के इंडिविजुअल स्टिफनेस के लोड के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, राइट। दिस इज द वन थिंग। बट डिफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट, जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा मींस पूरे सिस्टम का डिफ्लेक्शन, वही 1 का होगा और वही 2 का होगा। मींस 1 2 दोनों का डिफ्लेक्शन सेम होगा और वही टोटल का डिफ्लेक्शन होगा। मींस देयर विल बी नो एडिशन इफेक्ट, जैसा कि यहां पे हो रहा था कि दोनों का सम टोटल होगा। बट यहां पे क्या है, ऑब्वियसली पैरेलल में कनेक्टेड है तो लोड बेसिकली सम होगा बट डिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, डिफ्लेक्शन सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेसिकली पैरेलल की खासियत है। नाउ इससे भी हम इक्विवेलेंट स्टिफनेस इसका भी निकाल सकते हैं। इसके लिए अपने को ये वाला कैरेक्टरिस्टिक को फंडामेंटली पकड़ना है। सो W1, डियर स्टूडेंट, W को मैं क्या लिख सकता हूं, K into del। तो W1 को मैं K1 into del 1 लिख सकता हूं, प्लस W2 को K2 into del 2 इज इक्वल टू W को क्या मैं लिखूंगा, K इक्विवेलेंट into del। अब क्वेश्चन यहां पे ये है डियर स्टूडेंट कि del टोटल del 1 और del 2 तो इक्वल ही है, del टोटल मैं बोल देता हूं। तो डेल्टा टोटल, डेल्टा 2, डेल्टा 1 सब सेम है तो कॉमन लेके हटा दिया। सो व्हाट यू गॉट, K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट। अब यहां से देखो सरप्राइजिंगली क्या फॉर्मूला मिल रहा है। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है वो सारे स्प्रिंग के स्टिफनेस के सम के बराबर हो जाता है। मतलब K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हो जाएगा। ये बेसिकली फॉर्मूला है। फिर से अगर एनालॉजी की बात करें तो ये रेजिस्टेंस में सीरीज के इक्विवेलेंट है और कैपेसिटर के पैरेलल के साथ इक्विवेलेंट है। मतलब कहने का ये मतलब है कि स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगा वो इंडिविजुअल से ज्यादा होगा। मतलब सब जैसे K1 है, K1 से ज्यादा होगा, K2 से भी ज्यादा होगा। मींस इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्टिफनेस, if you want to increase the stiffness, and what you will get in terms of increased stiffness, अगर आपका स्टिफनेस बढ़ जाए तो क्या मिलेगा, तो स्टिफनेस होता है W by डिफ्लेक्शन। सो फॉर सेम लोड डिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब स्टिफ हो जाएगा, राइट। फॉर सेम लोड डिफ्लेक्शन अगर कम हो जाए तो स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो अगर हम स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है वो बढ़ जाता है। मतलब फॉर सेम लोड, जो उस पे लोड लग रहा है डिफ्लेक्शन अब कम होगा। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन कम करवाना है सिस्टम का तो आपको स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा क्योंकि उससे स्टिफनेस बढ़ जाएगी, राइट। एंड अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट इन द सेम केस अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में आपका जो स्टिफनेस है वो इंडिविजुअल स्टिफनेस से कम हो जाएगा। आप चेक कर लेना, K1 की कोई वैल्यू लो, K2 की कोई वैल्यू लो और फिर K1 K2 प्लस K1 K2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 से K इक्विवेलेंट निकालो तो वो K1 और K2 दोनों से ही कम होगा। इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस है वो बेसिकली आपका क्या हो जाता है, इंडिविजुअल से कम हो जाता है, स्टिफनेस की वैल्यू कम हो जाती है। मींस अगर आप पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ओवरऑल जो सिस्टम का स्टिफनेस है वो इंडिविजुअल स्टिफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग उन सबसे जो उसमें जो सबसे कम है उससे भी कम होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो और अगर डियर स्टूडेंट सीरीज और पैरेलल है तो बहुत आसान है, जैसा कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा साइंस में 11th 12th में या 9th 10th में। सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे डील करते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज वाले को सीरीज का फॉर्मूला लगा देते हैं, पैरेलल वाले को पैरेलल का फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। तो स्प्रिंग में भी हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे? सो डियर स्टूडेंट अगर मान लो कुछ ऐसा केस है, लेट्स से दिस इज अ केस, ये एक स्प्रिंग सिस्टम है, इसकी स्टिफनेस है मान लो 2 न्यूटन पर एमएम,
जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं इसका 4 न्यूटन पर mm है, या इसको भी 2 ही बोल देते हैं डियर स्टूडेंट, राइट। और ये बेसिकली क्या है 3 और ये है 2 न्यूटन पर mm, राइट। तो ये बेसिकली अगर आप इस टाइप के कनेक्शन की बात करो और इस पे बेसिकली लोड लग रहा है, तो कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालो। तो कुछ नहीं करना, पहले तो इन दोनों को क्या करना है, पैरेलल में तो सम हो जाएगा, तो 3 और 2 5 न्यूटन पर mm हो जाएगा। अब ये 5 और ये 2 और 2 का अगर आप करते हो तो हाफ हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अभी बताया सीरीज में अगर इक्वल स्टिफनेस होगा तो हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 और 5 और 1 सीरीज में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 into 1 by 5 plus 1 means 5 by 6 न्यूटन पर mm हो जाएगा इसका आंसर। मतलब अगर इस सिस्टम का इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालना है तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है 3 और 2 ऐड कर देना है क्योंकि पैरेलल में, तो 5 न्यूटन पर mm हो जाएगा, और 5 न्यूटन पर mm 2 न्यूटन पर mm और 2 न्यूटन पर mm, ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो आप चाहो तो अलग से फार्मूला भी लगा सकते हो, बट उसको ईज करने के लिए हमने स्प्लिट कर लिया, ये 2 और 2 सीरीज में, तो पहले इसका स्टिफनेस क्या हो जाएगा 2 और 2 का 1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल अगर होता है तो उसका हाफ हो जाता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया k/2 हो जाता है, तो 2 और 2 का 1 हो जाएगा, और ये 5 और 1 का क्या हो जाएगा, तो 5 into 1 by 5 plus 1, इस लॉजिक से k1 k2 by k1 plus k2, 5 into 1 by 5 plus 1 that is 5 by 6 न्यूटन mm। सो मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो, अगर सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो डरना नहीं है आपको। जो रेजिस्टेंस वाला लॉजिक आपने अभी तक लर्न किया अपने अर्ली स्कूल डेज में या कॉलेज जो 11th 12th में, वही वाला लॉजिक यहाँ पे लगाना है डियर स्टूडेंट। सो ये कुछ भी नया नहीं है। तो सीरीज और पैरेलल, ये जो कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और हेलिकल स्प्रिंग के न्यूमेरिकल में कभी कभी ट्विस्टिंग कर सकता है ऐसे सीरीज और पैरेलल वाला लॉजिक लगा के। सो आई होप कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। पैरेलल और सीरीज में जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस का डेरिवेशन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन भी हमने कर लिया, और ऑब्जेक्टिव में तो ये बार बार पूछा जाता है, राइट डियर स्टूडेंट। Okay, so dear student, here now we are coming with a numerical part, right? Means अब हम स्प्रिंग पे न्यूमेरिकल्स में डील करेंगे। अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, थ्योरी, डेरिवेशन, ये सब कर लिया। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, और यू नो कि स्प्रिंग का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थ्योरी तो जो भी है, बट न्यूमेरिकल ही अल्टीमेटली इसमें क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम हेलिकल स्प्रिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन यहाँ पे पर्पस है कि जो भी हमने लर्न किया है उसका मैथमेटिकल, न्यूमेरिकली आप उसको अंडरस्टैंड कर लो। तो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा कि 1-2 क्वेश्चन बेसिकली हम हेलिकल स्प्रिंग से लें, और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगभग सारी चीजें आ जाती हो, और एक दो क्वेश्चन हम बेसिकली डियर स्टूडेंट सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग मींस लीफ स्प्रिंग से लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये बेसिकली आया हुआ है प्रीवियस ईयर एएमआई का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको ओवरऑल इसी लेवल के क्वेश्चंस बेसिकली आपको अगर कंफर्टेबली आप कर लेते हो तो आप इससे थोड़ा अपर लेवल भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग में बहुत कुछ टफ होता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज टू हैव a stiffness of 100 Newton per meter in compression with a maximum load of 45 Newton and a maximum shearing stress of 120 Newton per mm square. Full stop. The solid length of the spring bracket में कह रहा है that is coil touching with bracket close is 45 mm. Full stop. Find first में कह रहा है the wire diameter, सेकेंड कह रहा है द मीन कॉइल रेडियस, थर्ड कह रहा है द नंबर ऑफ कॉइल्स, और नीचे कह रहा है डियर स्टूडेंट टेक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल इज इक्वल टू 0.4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो फिर से मैं जल्दी से इसको क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग is to have a stiffness of 100 Newton per meter in compression with a maximum load of 45 Newton and a maximum shearing stress of 120 Newton
per mm square. Full stop. The solid length of the spring, that is bracket में coils touching is 45 mm. Find first में the wire diameter, second the mean coil radius, and the third number of coils. And the given is take modulus of rigidity of the spring material is equal to 0.4 into 10 to the power 5 Newton per mm square. So dear student, let's start with this numerical solution. सबसे पहले हम, जैसा कि हम हर एक न्यूमेरिकल में करते हैं, सॉल्यूशन गिवन डेटा लिखते हैं डियर स्टूडेंट। और सबसे पहले क्योंकि स्प्रिंग में बहुत सारा बेसिकली टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है, तो उसके डिनोशन के साथ आपको गिवन डेटा लिखना है। कह रहा है अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज टू हैव अ स्टिफनेस। स्टिफनेस को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? के हम बोलते हैं। तो 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ, ओके 100 न्यूटन पर मीटर स्टिफनेस दिया हुआ डियर स्टूडेंट, राइट। उसके बाद कह रहा है कि with a maximum load of 45 न्यूटन, so W आपका क्या है 45 न्यूटन हो गया लोड, and a maximum shearing stress tau क्या है 120 न्यूटन पर mm square dear student, 120 न्यूटन पर mm square. The solid length of the spring, अब यहाँ पे solid length की बात करते हैं। solid length क्या होती है dear student? आपको मैंने बताया था LS, ये होता है N into D, number of coils into wire dia। ये जब दोनों सारे coils के साथ मेटालिक टच करते हैं तो उसको सॉलिड लेंथ बोलते हैं, और वो ND होता है। तो ND ऑलरेडी मैं हेलिकल स्प्रिंग वाले वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो नीडलेस टू एक्सप्लेन हियर अगेन। ND क्या हो जाएगा 45 mm हो गया, राइट। नाउ फर्स्ट में क्या कह रहा है वायर डायमीटर, मतलब D फाइंड करना है 1। नाउ द सेकंड में कह रहा है मीन कॉइल रेडियस R फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉइल्स N फाइंड करना है, एंड द गिवन इज कि जो C कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी C is 0.4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट, इस ये अगेन एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको स्प्रिंग की पूरी क्लैरिटी है, सारे फॉर्मूले आपके माइंड में है, तो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली जस्ट फार्मूला पुट करके आपको आगे पीछे 2-4 स्टेप में मैथमेटिकली ऑपरेट करना है और आंसर आ जाएगा। सो देखो सबसे पहले आप डियर स्टूडेंट यहां पे ये देखो कि आपके पास क्या दिया हुआ है। तो देखो स्टिफनेस दिया हुआ है, स्टिफनेस और लोड दिया हुआ है, तो हम यहां से डिफ्लेक्शन निकाल लें। हालांकि हमारे पास स्टिफनेस का भी फॉर्मूला है, बट डिफ्लेक्शन क्या होता है स्टिफनेस K इज इक्वल टू क्या होता है W बाय, या यूं कह सकते हो हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। स्टिफनेस K क्या होता है डियर स्टूडेंट? K का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो K का फॉर्मूला था CD4 by 64 RQN, राइट। यही फॉर्मूला था स्टिफनेस का, हेलिकल स्प्रिंग का। तो स्टिफनेस की वैल्यू पुट कर दो 100 है, ओके 100 दिया हुआ है आपको, ओके। सो स्टिफनेस हमारा क्या है 100 न्यूटन पर मीटर। डियर स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे हम हालांकि पर मीटर में दिया हुआ तो इसको पर mm में कर ले, क्योंकि सारी वैल्यू mm में है। तो 100 को हम डिवाइड कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना 1000 से, तो ये न्यूटन पर mm हो जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम आई थिंक 0.1 न्यूटन पर mm। सो यहाँ पे ले लेते हैं 100 की जगह हम 0.1 ले लेते हैं, राइट, इज इक्वल टू C दिया हुआ 0.4 into 10 to the power 5, राइट। एंड स्मॉल d ये तो निकालना ही है, वायर डाया रहने देते हैं 64 R भी नहीं पता, RQ रहने देते हैं, और N भी नहीं पता, N को भी हम रहने देते हैं, राइट। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो आपका ये आ गया, राइट। दूसरा डियर स्टूडेंट अगर आप गौर से देखोगे तो ND हमारा ये दिया हुआ है, राइट, ND ये दिया हुआ है, तो हमारा N और D ये बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, राइट। तो यहां से हम चाहे तो हमें अगर D निकालना है तो N निकाल सकते हैं D के टर्म में, और इसको यहां पे एलिमिनेट कर देंगे तो सिर्फ D और R रहेगा। बट एनीवे हम अभी और एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि जो हमारा टॉर्क होता है, क्या होता है टॉर्क W into R इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ dq। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो यहां पे ये भी यूज कर लेते हैं। W क्या है 45
आर वी आर नॉट हैविंग, पाई बाय 16, टाउ दिया हुआ 120 और डी क्यू आपको नहीं पता है। तो देखो यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट? यहां से हम क्या कर लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। सो व्हाट विल बी आर, पाई बाय 16 इंटू 45 इंटू 120 डी क्यू, राइट? इसको हम मान लो फर्स्ट ले लेते हैं, राइट? आर, हम आर को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, एन को भी हमें एलिमिनेट करना है डियर स्टूडेंट। एन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो यहां से हम एन निकाल लेते हैं, एन हो जाएगा 45 बाय डी। तो अब इस एन को यहां पे पुट कर देते हैं डी के टर्म में, राइट? और आर को इस टर्म में पुट कर देंगे, तो आई थिंक इस वाले इक्वेशन से आ जाना चाहिए। तो इसको, सॉरी, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0.1 इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू सो डियर स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड को अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो आसानी से अपने को डी आ जाना चाहिए। कैसे, लेट्स सी। 0.1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू d4 तो अपने को निकालना ही है। मान लो अभी हम y डायरेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, 64। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें बेसिकली फॉर्मूला का ही प्ले है और थोड़ी मैथमेटिक्स है। जिसको मैथमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किसको किस में पुट करके क्या निकाले, वो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा। और यही बेसिकली एएमआई में बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप इस टाइप के ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो जेई लेवल में भी, है ना? अगर आप देखो तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, राइट? सो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल अगर होगा तो कुछ ऐसा ही होगा, वरना फ्लैट क्वेश्चंस ही आते हैं, डिफ्लेक्शन निकालो, नंबर ऑफ कॉइल्स निकालो, और बस इसमें तो थोड़ी सी ज्यादा मैथमेटिक्स है। बट स्टिल 64 आर क्यूब को हम अब रिप्लेस करते हैं और इस आर हमारा ये आया ना, तो इसका हम क्यूब कर देते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये क्या है, पाई बाय, आपको बेसिकली पूरे को सॉल्व करते चलना है। मैं तो इक्वेशन बना के आपको पुट कर रहा हूं ये समझाने के लिए कि लुक ऐसे सॉल्व होता है। बट आप यहाँ पे आर की वैल्यू डी क्यू के टर्म में एज इट इज निकालोगे, यहाँ पे ये 45 बाय डी फिर पुट करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा हो रहा है बट स्टिल दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। पाई बाय 16 इंटू 45 इंटू 120 डी क्यूब, और चूंकि ये आर आया और ये आर का यहाँ पे क्यूब है तो इस पूरे का क्यूब करूंगा मैं, राइट? एंड देन एन को मैं 45 बाय डी करूंगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा स्मॉल डी के टर्म है, तो क्या यहाँ से स्मॉल डी नहीं आ जाएगा? जो भी आएगा दैट मच एम आंसर हो जाएगा। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट? सो यहां से स्मॉल डी जैसे ही आएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे स्मॉल डी आया तो इसका आंसर मिल गया। तो आर कैसे निकलेगा, तो आर इसमें स्मॉल डी पुट कर देना सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में स्मॉल डी पुट करोगे तो आर भी आ जाएगा, मींस सेकंड का इसका आंसर मिल जाएगा। और स्मॉल एन, अगर स्मॉल डी जो आएगा इसको यहां थर्ड में पुट करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स में एक चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट कि नंबर ऑफ टर्न्स की जो भी वैल्यू आएगी ना, जैसे मान लो पॉइंट में आया 13.88 या समथिंग लाइक, या तो उसको 14 कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को जनरली हम क्या ले लेते हैं, राउंड वैल्यू ले लेते हैं। तो वो चीज आप याद रखना, जैसे 13.88 या 14.7 तो उसको 15 से ऐसे मेंशन कर देंगे। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स जो आपको अप्लाई करना था, राइट डियर स्टूडेंट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हेलिकल स्प्रिंग का, उसको करने से पहले मैं एक आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, कई बार आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि स्प्रिंग को हम बेसिकली शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन को स्टॉप करना है तो वो आगे जाके स्प्रिंग जो बहुत 2-3 स्प्रिंग लगे हुए हैं वहां जाके बेसिकली स्ट्राइक करेगा और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। या कहीं से हम ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को, जो कि उसका अपना एक वेट है, उस वेट को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं और नीचे जिस पे वो फॉल कर रहा है वो स्प्रिंग है जो उसको बेसिकली कंप्रेस कर रहा है।
ऐसे केसेस आते हैं और इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखो इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर मान लो कोई मूविंग ट्रेन है और स्प्रिंग पे जाके टक्कर लगा रहा है, राइट, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मूविंग ट्रेन की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी और क्या होगी, हाफ mv²। तो मूविंग ट्रेन का जो मास है मान लो वो दिया हुआ है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका मास दिया हुआ, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, तो सबसे पहले उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है प्योर, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी डियर स्टूडेंट, अब हमें ये निकालना है कि अगर वो स्ट्राइक करेगा तो कितना कंप्रेस करेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv² डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली ये एनर्जी है, ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और स्प्रिंग में तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर। तो ये बेसिकली एनर्जी है जो कि बेसिकली स्टोर होगी, और वर्क डन बेसिकली क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो वर्क डन क्या होगा, तो यहां पे एक चीज आपको याद रखना होगा, 1/2 इंटू W इंटू डिफ्लेक्शन। ये चीज बहुत जरूरी है। मींस काइनेटिक एनर्जी जो बेसिकली मूविंग ट्रेन में या मूविंग ऑब्जेक्ट में वो इंपार्ट करेगा स्प्रिंग में, और वो पूरा का पूरा एनर्जी बेसिकली स्प्रिंग अगर स्टोर कर ले, ऐसा आप रिज्यूम करें, तो एनर्जी स्टोर हाफ W इंटू डिफ्लेक्शन होगा, ये हाफ mv² के बराबर होगा। यहां से हम कितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा ये डेल फाइंड कर सकते हैं आसानी से, राइट। सो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस टाइप का हिटिंग वाला न्यूमेरिकल है कि एक वैगन है या एक ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग को हिट कर रहा है, अगर मान लो इसमें बेसिकली n नंबर ऑफ स्प्रिंग होगा, तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी है ये बेसिकली n नंबर ऑफ स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करेगा, तो यहां से n से मल्टीप्लाई भी करना होगा। बट अगर सिंगल स्प्रिंग है तो सारी की सारी एनर्जी सिंगल स्प्रिंग ही स्टोर करेगी, ये ध्यान रखना है। एक बार यहां से बेसिकली अपने को क्या मिल गया, यहां से अगर आप देखोगे तो आप एक बारी इसमें कई बार देखो, जैसे क्वेश्चन आया हुआ कि find out the number of turns in each spring if the diameter of the spring wire is 14 mm and diameter is 18 mm, right, whose allowable compression is 150 mm। okay, so अगर मान लो ये डेल्टा दिया हुआ तो यहाँ से बेसिकली W आ जाएगा कि कितना ग्रेजुअल लोड लगा, और एक बार ग्रेजुअल लोड पता चल जाएगा तो स्प्रिंग के फॉर्मूले में पुट करके आप नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह जो भी है आप फाइंड कर सकते हो। ये चीज आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। तो एक मेरा पॉइंट ये है कि ये वाला पॉइंट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंपार्ट करेगा किसको, स्प्रिंग को, और स्प्रिंग उसको 1/2 W इंटू डिफ्लेक्शन इस के इक्वल बेसिकली होगा अगर सिंगल स्प्रिंग है। अगर नंबर ऑफ स्प्रिंग है तो इसमें स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन यूज करो, क्योंकि स्मॉल एन नंबर ऑफ कॉइल्स हम स्प्रिंग के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्प्रिंग भी हो सकता है। और एक बार ये पता चल जाए तो आप जो भी गिवन होगा निकाल सकते हो। दिस इज द वन कॉन्सेप्ट जो कि ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, राइट। पर दूसरा कई बार होता है कि मान लो ये स्प्रिंग है और ऊपर से ये ऑब्जेक्ट मान लो P है, मान लो ये P h हाइट से फॉल कर रहा है, ये h हाइट से फॉल कर रहा है डियर स्टूडेंट। और अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार रहता है, तो यहाँ पे ये और ये चीज ऊपर से फॉल करके जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो इंपैक्ट लोड लगाएगा, ये चीज याद रखना है। ये पूरा का पूरा क्या है, इंपैक्ट का केस है। तो यहाँ पे भी बेसिकली अगर आप देखोगे वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, लोड P है और कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है h प्लस स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा वो हम बोल देंगे डेल्टा, राइट। सो P इंटू एच प्लस डेल्टा, डेल्टा क्या है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, ये एनर्जी स्टोर के बराबर होगा। व्हाट इज एनर्जी स्टोर, 1/2 इंटू W इंटू डिफ्लेक्शन, ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर इंपैक्ट के केस में मतलब ऊपर से अगर फॉल कर रहा है तो ये वाला लॉजिक आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सो इस केस में आपको एक चीज याद रखना है स्टूडेंट कि ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर P न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट, इतने वेट का ऑब्जेक्ट h हाइट से फॉल कर रहा है और उसकी वजह से स्प्रिंग मान लो डेल्टा mm कंप्रेस हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, इंपैक्ट के केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, P h प्लस डेल्टा। h क्या है, कितनी हाइट से फॉल कर रहा है, डेल्टा क्या है, कितना स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ये 1/2 इंटू W इंटू डिफ्लेक्शन होगा। अब W क्या होगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन है डियर स्टूडेंट, कंप्रेशन जो स्प्रिंग का है, डिफ्लेक्शन, ये जो आपका फॉर्मूला होता है 64
WRQN बाई CD4। ये जो यहां पे डेल्टा दिया रहेगा तो यहां से W निकाल लेंगे, राइट, और W जो निकलेगा वो W यहां पे हम यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम कई बार हाइट ऑफ फॉल वगैरह निकाल सकते हैं, कितनी हाइट से फॉल कर रहा है। तो अगर कई बार आपको ये देखे कितने हाइट से फॉल करे कि स्प्रिंग में इतना कंप्रेशन हो, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये दो कॉन्सेप्ट एक एक्स्ट्रा आप अपने माइंड में रखना। सो अब मैं एक न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं जो आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ओके, सो डियर स्टूडेंट एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो एक स्प्रिंग है, जब वो कंप्रेस करता है तो वो कई बार वाइब्रेट भी करता है। तो जब स्प्रिंग में वाइब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो उसके अंदर बेसिकली एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। और फ्री वाइब्रेशन का ऑब्वियसली अपना एक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालते हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, राइट। और टाइम पीरियड अगर आपको पता हो पेंडुलम में क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो यहां पे भी टी क्या होगा 2 पाई रूट अंडर एल की जगह यहां पे डेल्टा और जी जी ही रहेगा डियर स्टूडेंट, ये चीज हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 पाई और ये हो जाएगा जी बाय डेल्टा। सो ये चीज आपको याद रखना है। अगर स्प्रिंग में मान लो कभी फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पूछ दे, अगर डिफ्लेक्शन पता हो तो हम फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कैसे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर जी बाय डेल, डेल मींस डिफ्लेक्शन। तो कभी कभी आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो स्प्रिंग का, ये चीज आपको याद रखना है। और यहां से एक चीज ये भी क्लियर है कि जो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर नॉट जी रूट अंडर डेल, मतलब डिफ्लेक्शन के स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर डेल इंक्रीज होगा, अगर डेल इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर डेल डिक्रीज होगा तो एफ इंक्रीज होगा। ये चीज आपको याद रखना है, इनवर्स रिलेशन है। सो ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट जो मैं आपके लिए करवाने जा रहा हूं, ये अगेन ठीक ठाक सा क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली वॉल स्ट्रेस फैक्टर जो मैंने आपको स्पेशली हाईलाइट करके बताया था उसका एक माइनर यूज है जो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं, कह रहा फॉर अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 300 Newton having 12 coils of wire diameter of 16 mm and made with coil diameter of 250 mm first comma find first में कह रहा है axial deflection, second में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट strain energy stored, third कह रहा है maximum torsional shear stress in the wire and last कह रहा है डिस्प्लेसमेंट maximum shear stress using वॉल स्ट्रेस फैक्टर। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है डियर स्टूडेंट यही इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली मुझे आपको बताना है। और इसमें कह रहा है जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी लेना है C दैट शुड बी 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार क्विकली रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर अ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 300 न्यूटन हैविंग 12 coils of wire diameter of 16 mm and made with coil diameter of 250 mm. Find first में कह रहा है axial deflection, second कह रहा है strain energy stored, third कह रहा है maximum torsional shear stress in the wire and fourth कह रहा है maximum shear stress using Wahl's correction factor or Wahl's stress factor already हम देख चुके हैं। So dear student, let's start with this numerical, right? Okay, so dear student, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए रीड आउट किया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और वहां से एक्सट्रैक्ट करो डेटा। कह रहा है कि फॉर अ क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 300 न्यूटन, W dear student 300 न्यूटन दिया होगा, राइट। W is 300 Newton having 12 coils, number of coils N क्या दे दिया dear student 12, right, of wire diameter 16 mm। तो D क्या दिया हुआ है
16 mm दिया हुआ, राइट, एंड मेड विद कॉइल डायमीटर को कैपिटल डी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, 250 mm दिया हुआ, राइट। तो कह रहा है फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए, एक्सियल डिफ्लेक्शन मींस डेल फाइंड करने के लिए कह रहा है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेस मतलब टाउ निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन ये वाला सीधा कह रहा है मैक्सिमम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस मींस इसमें वॉल स्ट्रेस फैक्टर का वर्ड काउंट नहीं किया हुआ है। और फोर्थ कह रहा है कि टाउ मैक्स निकालना है, ये तो टाउ मैक्स विदाउट स्ट्रेस फैक्टर है, ये टाउ मैक्स कंसीडरिंग वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर और करेक्शन फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर और करेक्शन फैक्टर को कंसीडर करके, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है, डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप देखो तो आप उस फॉर्मूले को देखो जो मैंने डेराइव किया हुआ हेलिकल स्प्रिंग वाले वीडियो को, हेलिकल स्प्रिंग वीडियो 1 और 2 वाले वीडियो को आप रेफर करोगे तो डिफ्लेक्शन 64 WRQN by CD4 दिया हुआ है। अच्छा इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट एक C भी दिया हुआ है, C आई थिंक इस क्वेश्चन में लास्ट में बोला हुआ है, C कह रहा है 80 गीगा पास्कल मतलब 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो C दिया हुआ है, तो देखो यहां पे तो आई थिंक सब कुछ दिया ही हुआ है, तो जस्ट पुट करना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स करनी नहीं है। 64 W दिया हुआ, बस यूनिट का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा तो यूनिट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा, और नहीं लगाओगे सिली मिस्टेक होके गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। सारी वैल्यूज को लेते टाइम यूनिट का जरूर ध्यान रखना। W हमने न्यूटन में ले लिया, ओके फाइन। R क्यूब मतलब मीन कॉइल रेडियस, डाया दिया हुआ उसका हाफ 125, लेकिन mm में होगा तो उसको मीटर में बता देंगे, यहां से अगर R निकाल लेंगे तो 125 mm होगा, मीटर में बना देंगे डिस्टेंस तो ये हो जाएगा 0.125 मीटर, तो मैं मीटर में ले रहा हूं 0.125 का क्यूब हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ टर्न्स 12 है। C दिया हुआ डिस्टेंस ऑलरेडी SI में है लेकिन 80 गीगा है तो 10 टू द पावर 9 ले लेंगे, और D 16 mm है तो फिर से मैं मीटर में करूंगा तो 0.016 मीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 0.016 हो जाएगा, तो 0.016 होल टू द पावर 4। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आएगा दिस मच मीटर आएगा, और उसको mm में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो mm में आ जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन की वैल्यू बहुत कम ही होगी तो सेंटीमीटर और mm में फाइनल आंसर लिख सकते हैं अगर हमारा अल्टीमेटली फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो ये आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। U निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हाफ W इनटू डिफ्लेक्शन, हाफ W इनटू डिफ्लेक्शन, W दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट जो अभी निकालोगे वो पुट कर देना, वो आप पुट कर देना, ये वाला पुट कर देना, बट यूनिट ध्यान रखना ये स्ट्रेन एनर्जी है तो इसकी यूनिट हम जूल लाना चाहेंगे, तो W न्यूटन में है तो डेल को भी मीटर में पुट करना ना कि mm में पुट करना है, क्योंकि फाइनल आंसर आप mm में दोगे बट आपको यहां पे जूल लेना है तो मीटर वाली वैल्यू पुट करना है, जो भी आएगा दैट मच जूल हो जाएगा। ये ज्यादा वैल्यू बनेगी 1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल बना देना, बट जो भी बनेगा आप लिख सकते हो, बट डिफ्लेक्शन की मीटर वाली वैल्यू लेना है। तो डियर स्टूडेंट टाउ मैक्स के लिए सिंपल सा आपका एक कांसेप्ट बताया था, W into R is equal to pi by 16 टाउ मैक्स dq, यही क्वेश्चन था, यही कॉन्सेप्ट, सब कुछ दिया हुआ है, W पता है, R पता है, टाउ मैक्स निकालना है, D पता है, तो यहां से टाउ मैक्स आसानी से निकाल सकते हो। क्या होगा, टाउ मैक्स हो जाएगा 16WR by pi d क्यूब, सब कुछ पता है, पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ इसमें सारी SI में लोगे आप तो डेफिनेटली सब कुछ SI में मींस W न्यूटन में, R मीटर में, D मीटर में, तो ये टाउ मैक्स आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये प्योर टॉर्जनल स्ट्रेस है टाउ मैक्स, बट इसमें आपको कर्वेचर इफेक्ट और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को भी काउंट करना है, जैसा कि मैंने आपको डेरिवेशन के टाइम में बताया था। तो वॉल्स ने इसके लिए करेक्शन फैक्टर दिया है और बोला कि ये जो टाउ मैक्स है उसमें एक करेक्शन फैक्टर मेरे वाले करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको उसने नाम दिया वॉल स्ट्रेस फैक्टर। तो
आपका वो कर्वेचर इफेक्ट भी कंसीडर हो जाएगा और स्प्रिंग का डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी अकाउंट में आ जाएगा और फिर स्प्रिंग के मटेरियल में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो आ जाएगा। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो अगर वॉल स्ट्रेस फैक्टर देखोगे तो टाउ मैक्स ये क्या था, के मतलब वॉल स्ट्रेस फैक्टर इनटू ये जो टाउ मैक्स आएगा ये पुट कर देना यहाँ पे, ये टाउ मैक्स वॉल्स में नाम दे देता हूं जस्ट आपको समझने के लिए, मतलब ये टाउ मैक्स है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है लेकिन वॉल स्ट्रेस फैक्टर को कंसीडर करके, तो ये k इनटू टाउ मैक्स है, मतलब k खाली निकालना है, टाउ मैक्स तो ऑलरेडी आपने निकाल ही लिया, बस k से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट इज द k? सो डियर स्टूडेंट वॉल स्ट्रेस फैक्टर या स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर बोलते हैं, k का फॉर्मूला बेसिकली मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो स्प्रिंग इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और वो फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो ये होता है 4s - 1 by 4s - 4 plus 0.615 by s, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। व्हाट इज s? s इज स्प्रिंग इंडेक्स। s कैसे निकालेंगे तो s होता है d by d, कैपिटल D by स्मॉल d, कैपिटल D दिया हुआ स्मॉल d दिया हुआ, दोनों को डिवाइड करेंगे तो s आ जाएगा। अब इस s को यहाँ पे पुट करेंगे और सारी s पुट करके k निकल आएगा, उस k को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाउ मैक्स से, तो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कंसीडरिंग वॉल स्ट्रेस फैक्टर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट, ये जो न्यूमेरिकल था ये फंडामेंटल था, इसमें कोई ज्यादा कुछ था नहीं, बट हाँ वॉल स्ट्रेस फैक्टर का एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल था जो कई बार एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपको समझना होता है, बट जब तक वॉल स्ट्रेस फैक्टर वर्ड यूज ना किया हो तब तक आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ये चीज याद रखना, या कर्वेचर इफेक्ट या ऐसा वर्ड यूज करें तभी ये यूज करना है, और ज्यादातर इसका यूज मशीन डिजाइन में होता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बट सोम में भी कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा आया हुआ है, आ जाता है, इसलिए वॉल स्ट्रेस फैक्टर ध्यान में रखना है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछा हुआ वॉल स्ट्रेस फैक्टर, क्योंकि स्प्रिंग के लिए वॉल स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ओवरऑल फाइनल डिजाइन ऑफ स्प्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग के लिए। तो डियर स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि हेलिकल स्प्रिंग का क्वेश्चन टफ हो ही नहीं सकता। हेलिकल स्प्रिंग में अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्लियर है और मैथमेटिकली आप ओके हो तो आप आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूले को यूज करके मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना होता है, आगे पीछे आप आसानी से उसका आंसर निकाल लोगे। तो हेलिकल स्प्रिंग टफ नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी जितना कॉन्सेप्ट बताया उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, चाहे वो गेट, आईईएस या एसएससी जेई। एसएससी जेई में अभी तक आया नहीं है मैकेनिकल में, लेकिन कभी भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एएमआई सेक्शन बी में जितने क्वेश्चंस आए ऑलमोस्ट सारे निकल जाएंगे आपके, क्योंकि जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया उन्हीं सबको ध्यान में रख के किया है। सो आई होप कि इससे आपको हेलिकल स्प्रिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ द फाइनल पॉइंट इज डियर दिस लैमिनेटेड स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग। तो लीफ स्प्रिंग भी एज यूजुअल आपके पास कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला है और उसमें से क्वेश्चन को पढ़ के गिवन डेटा से वो एक्सट्रैक्ट करना, फॉर्मूला यूज करना और कहीं ना कहीं मैथमेटिकली इंटरप्रेट करना। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा हाई इंजीनियरिंग या एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट्स नहीं आता है, क्योंकि इसके अपने कुछ सेट ऑफ डिनोशंस हैं और सेट ऑफ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको जो गिवन होगा और उसी को आपको इंटरप्रेट करके आंसर निकालना है। तो एक क्वेश्चन बेसिकली हम इसमें देखते हैं और फिर इसको हम रैप करेंगे एंड देन बाय द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल हम इस पूरे स्प्रिंग जो कंप्लीट हमने हेलिकल और लैमिनेटेड स्प्रिंग किया ये हमारा क्लोज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट लैमिनेटेड स्प्रिंग का एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए करने जा रहा हूं जो कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एएमआई सेक्शन बी, ये क्वेश्चन तो एएमआई सेक्शन बी सोम और मशीन डिजाइन दोनों में क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे गेट और आईईएस में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चंस निकाल सकते हो तो आपको बस स्पेशल थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी प्रीवियस ईयर का, बाकी आपका कॉन्सेप्ट इतना ही यूज होता है। सो देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं। अ लैमिनेटेड स्टील स्प्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज टू सपोर्ट सेंट्रल लोड ऑफ 5.8 किलोन्यूटन, full stop. If the maximum deflection of the spring is not to exceed 45 mm
and maximum stress should not exceed 60 meganewton per meter square. Calculate first the thickness of the leaves, second their number if each plate is to be 80 mm wide. Take E is equal to 200 giganewton per meter square. So dear student, ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, फिर से मैं आपके लिए फास्टली रीड आउट कर रहा हूं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. A laminated steel spring 1 meter long is to support central load of 5.8 kilonewton. If the maximum deflection of the spring is not to exceed 45 mm and maximum stress should not exceed, मैक्सिमम shear stress इसमें बेसिकली दिख नहीं रहा, तो मैक्सिमम shear stress ये 300, मैक्सिमम shear stress 300 दिया हुआ, मैक्सिमम shear stress not exceed 300 meganewton per meter square. Calculate first the thickness of the leaves, second their number if each plate is to be 80 mm wide, and take E is equal to 200 giganewton per meter square. So let's start with the solution, dear student. इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फिर से गिवन डेटा लिखेंगे dear student. तो आपको जो भी मैंने लैमिनेटेड स्प्रिंग के टर्मिनोलॉजीज बताया उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है. अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे पहले लेंथ दी हुई है, तो लेंथ डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे स्प्रिंग की जो लेंथ, हमने जब हाफ इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग स्टडी किया तो हमने स्प्रिंग की जो लेंथ है उसको L माना था, तो L क्या है 1 मीटर, राइट. विड्थ ऑफ ईच प्लेट, विड्थ को हमने B बोला था, 80 mm है डियर स्टूडेंट, राइट. उसके बाद कह रहा है कि जो लोड लग रहा है सेंट्रल लोड को हमने W बोला था, राइट. कई बार आप देखोगे कुछ लोग उसको 2W मानते हैं, तो फिर उस हिसाब से फॉर्मूला बदलता है, बट हमने उसको ऑलरेडी W माना था सेंट्रल लोड को, और जो I पे लोड लगता है वो W/2 माना था. तो सेंट्रल लोड W कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट 5.8 किलोन्यूटन है, राइट. उसके बाद कह रहा है जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन को हमने डेल बोला, ये 45 mm कह रहा है. तो डियर स्टूडेंट स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस कह रहा है वो कह रहा है 300 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट में क्या निकालने के लिए कह रहा है थिकनेस T निकालो, और दूसरा नंबर ऑफ प्लेट्स निकालने के लिए कह रहा है. नंबर ऑफ प्लेट्स का मतलब है वही जो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कैपिटल N से हमने डिनोट किया था, ये निकालना है डियर स्टूडेंट. तो ये दो निकालना है. अब हम कैसे निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले डियर स्टूडेंट T निकालना है, तो अपने को सिग्मा B दिया हुआ है और डेल भी दिया हुआ है, और दोनों का फॉर्मूला हमें पता होता है. तो सबसे पहले सिग्मा B का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, सिग्मा B का फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर आपने वो फॉर्मूला देखा होगा डियर स्टूडेंट. सो डियर स्टूडेंट हमने बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हाफ इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग में, सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग में देखा था, वो सिग्मा B था 3WL/2NBT², राइट. तो यहां पे सिग्मा B दिया हुआ है, सिग्मा B दिया हुआ है हमारा. अब यहां पे अपने को ये देखना है कि कुछ वैल्यू मीटर में है, जैसे ये मीटर में है, बाकी mm में है, तो हम सबको मीटर में लेके चलते हैं. अगर आप सबको मीटर में लेके चलो तो इजी रहेगा. सिग्मा B ऑलरेडी कितना है 300 मेगा न्यूटन, मतलब 10⁻⁶. 3W 5.8 किलो न्यूटन है डियर स्टूडेंट, 10⁻3. L 1 मीटर बाय 2 इनटू कैपिटल N तो निकालना ही है. B दिया हुआ 80 mm, तो ये हो जाएगा 0.08 मीटर, तो N इंटू 0.08 इंटू T कितना दिया हुआ T तो निकालना ही है, मतलब N और T दोनों निकालना है. तो N और T के टर्म यहां से ट्यूशन मैं NT² निकाल सकता हूं, राइट. ये दोनों अननोन है, तो NT² क्या हो जाएगा 3 इंटू 5.8 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300 इंटू 10⁻6 इंटू 0.08. NT² निकाल लिया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं. आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व नहीं किया है, जिससे कि आपको एक एक स्टेप की क्लैरिटी हो, और आप अगेन जैसा मैं हमेशा वीडियो में न्यूमेरिकल वीडियो में बताता हूं कि इसका जो फाइनल आंसर होगा या अलग अलग स्टेप के जो आंसर्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में
जरूर आप कमेंट करा करो, जिससे ये पता चलेगा कि आप उसको सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स डियर स्टूडेंट हमने सॉल्व करने के लिए बेसिकली डिजाइन किया है और बनाया है, और ये सारे फिल्टर्ड आउट वेल प्लान्ड वेल थॉट आउट न्यूमेरिकल्स है, ये रैंडम कहीं से भी नहीं लिया हमने ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लिए हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इस टॉपिक की फुल क्लैरिटी आपके माइंड में आए। तो आप अगर रियली इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप इसके क्वेश्चंस को स्टेप बाय सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर शेयर करो, राइट? देन ओनली यू विल गेट द रियल एडवांटेज। अदरवाइज वीडियोस देखा, ओके डन, सब्सक्राइब, लाइक, ओके, बट जो रियल इंडिविजुअल एडवांटेज अगर आपको लेना है तो यू हैव टू सॉल्व इट, राइट? सो आई होप कि आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालोगे, तो nt स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी आप निकाल लेना। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट? नाउ डियर सिग्मा b के फार्मूले से अपने को ये आया। नाउ डेल्टा का भी तो फार्मूला अपने को पता है डिफ्लेक्शन का। तो सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग में डेल्टा का फार्मूला क्या था डियर स्टूडेंट? अगर आप देखोगे तो 3wlq by 8en bt cube, 8en bt cube, यही था।